हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। और इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम है, जो कि फ्यूचर साइट का एक पार्ट है, जिसका नाम है फ्यूचर साइट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको इसके नाम से दिख रहा होगा। इस चैनल पर हम यूपीएससी ने इसके सभी एग्जाम्स में, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, या फिर इवन सिविल सर्विस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के हम यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये वीडियोस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीडीएस का हो, एनडीए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, या फिर सिविल सर्विस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है, तो ऐसा भी हुआ है कि वो सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछा है, या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में भी वो पूछा गया है। तो इसीलिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में 2020 में पॉलिटी के सेक्शन से जोन से क्वेश्चन पूछे हैं, हम उनको देखेंगे। इसी तरह से हम पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी सेक्शंस को हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2020 में पॉलिटी के सेक्शन से 21 क्वेश्चन आए थे। टोटल 125 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये क्वेश्चंस सेट ए से लिए हैं। 2020 का जो पेपर था, उसमें जो सेट ए है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 था पॉलिटी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज एंशर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए, जब भी नॉट करेक्ट पूछा जाए या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए, तो आप वहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस में जब आप आंसर करें तो गलती ना हो। कई बार क्या होता है कि हम इस नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट पूछा हम उसको देखते नहीं और गलत मार्क करके आ जाते हैं पेपर में। तो आप वहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं, ताकि दोबारा से जब आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपको ये चीज़ ध्यान रहे। पहला ऑप्शन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मूल कर्तव्य मूलतः संविधान का एक अंश नहीं थे। दूसरा, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वियोलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना मूल कर्तव्य है। थर्ड स्टेटमेंट है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स। वो रिट के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है। दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स मूल संविधान का एक अंश थे या फिर नहीं थे? तो इसका आंसर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मूल संविधान का अंश नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था, इमरजेंसी के टाइम पे, जब भी 1975 से 77 की जब इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल डिस्टरबेंस उसका एक रीजन बताया गया था सरकार के द्वारा। तो तब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन्हें जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मूल कर्तव्य मूलतः संविधान का अंश नहीं थे। अब ये मूलतः मूलतः संविधान आप देख लीजिए, मूलतः संविधान कौन सा है, जो कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पर हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाया था, जो संविधान हमें दिया था, वो था मूलतः संविधान। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वे मूलतः संविधान का पार्ट नहीं थे। दूसरा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वियोलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को वहां पे जोड़ा गया था। और 10 में से
टोटल हमारी आज के टाइम पे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 हैं, और 10 तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई, और जो 11वीं है वो 2002 में 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू जोड़ी गई थी 11वीं। तो ये जो बी स्टेटमेंट है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 51A में दी है उसका आई पार्ट है। आई आई में इसको दिया गया है। ये रिट के माध्यम से परिवर्तनीय या फिर लागू करने योग्य नहीं है। ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि रिट किससे रिलेटेड है? रिट तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जब भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जब भी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए सिटीजन्स के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट को रिट के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में ऐसा नहीं है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। ये स्टेटमेंट गलत है। इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। इन्हें प्रयोग किया जा सकता है विधि की वैधानिकता, मतलब जो लॉज हैं, जो कानून है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी निर्धारित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी। क्योंकि क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका सही आंसर है डी। फंडामेंटल ड्यूटीज। The fundamental duties in Indian Constitution are inspired by the Constitution of erstwhile USSR। इसको USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा गया है। देखो, मैं आपको यहाँ पे 3 चीजों के ओरिजिन के बारे में, मतलब जहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको बोरो करा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSPs हो गए, और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। इनको कहाँ से बोरो करा है, हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपीज को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर उस टाइम का, या फिर आज का रशिया भी हम इसको बोल सकते हैं, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर ये 35 तक हैं, और डीपीएसपी 36 से 51 तक हैं। और 51 में क्या दिया गया है? 51A में दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखें, यहाँ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं, तो जो यूएसए है, आयरलैंड है, यूएसएसआर है, तीनों ही वर्ल्ड मैप पे ऐसे आते हैं लेफ्ट से अगर हम राइट पर चलते हैं तो। और इसी तरह से ये आर्टिकल्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि जो पहले आया है आर्टिकल्स में वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फिर डीपीएसपीज को आयरलैंड से, और फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आप इन तीनों को इस तरह से याद रख सकते हैं। हमने 51A के पार्ट ए में देख लिया, जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा वाला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 51A के आई पार्ट से है। और 1976 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर, उनकी रिकमेंडेशन पर इनको लागू करा गया था, उनको संविधान में ऐड करा गया था। रीजन था इंटरनल इमरजेंसी का होना। तो कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? पार्ट 4A को जोड़ा गया था, और सिर्फ एक आर्टिकल, मतलब कौन सा आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। और 2002 में जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके थ्रू जोड़ा गया था। और उस समय पे लॉ मिनिस्टर कौन थे? HR गोखले, और प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर से रिलेटेड। देखो, गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमेशा न्यूज में भी रहता है किसी न किसी कंट्रोवर्सी के कारण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रेशनरी पावर्स व्हेन। किसी भी राज्य का राज्यपाल विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है जब, मतलब हमारे संविधान ने भी गवर्नर को कुछ डिस्क्रेशनरी पावर दे रखी है, हम देखेंगे कौन सी है। तो कब गवर्नर उनको यूज कर सकता है ये पूछा गया है। पहला है ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब वो मंत्री परिषद के परामर्श से संतुष्ट न हो। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम या हर
टू एक्ट इन हिज या हर डिस्क्रेशन इन सर्टेन मैटर्स। जब संविधान ने ही कुछ निश्चित मामलों में उससे विवेकानुसार कार्यवाही की उपेक्षा कर रखी हो, ठीक है, मतलब संविधान में ही ऐसा दिया गया हो। थर्ड स्टेटमेंट है, ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। किसी एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का वो एडिशनल में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट कर रखा हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कोई भी गवर्नर केरला का अगर वो गवर्नर है और उसको जैसे लक्षद्वीप का एडिशनल चार्ज दे रखा है, तो अगर केरला का गवर्नर लक्षद्वीप से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है, तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है, ठीक है। देखो आर्टिकल 163 में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में दे रखा है। और गवर्नर को दो टाइप की डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और दूसरी होती है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अगर हम डिस्क्रिशनरी पावर्स के मामले में देखें तो गवर्नर को ज्यादा पावर होती है देन द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के। क्योंकि प्रेसिडेंट को सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होती है, प्राप्त होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होती प्रेसिडेंट के केस में। बल्कि जो गवर्नर होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है और सिचुएशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन वो है जो संविधान में मेंशन है, ठीक है। और सिचुएशन कौन सी होती है? जो सिचुएशन के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई होती है देश में, तो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब डिसीजन लिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा उनके विवेकाधिकार के आधार पर, तो वो सिचुएशन डिस्क्रिशन में आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे जो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि संविधान कुछ निश्चित मामलों में, निश्चित मामले कौन से, जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मामले, उनमें विवेकानुसार कार्यवाही की उपेक्षा संविधान अगर करे तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली सही होगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात कर रहा है। दूसरा है वह किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो, मतलब जो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी वो अपॉइंट करा गया हो, ठीक है, तो तब भी वो अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पहले स्टेटमेंट है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से संतुष्ट न हो। मतलब वैसे तो संविधान में क्या लिखा है कि जो गवर्नर है वो किसकी एड एंड एडवाइस पर काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी एड एंड एडवाइस पर काम करेगा ये गवर्नर, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है जब गवर्नर संतुष्ट ना हो तो तब भी वो अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और इसका राइट आंसर है ए, 1, 2 एंड 3। तो 56 का ए इज द राइट आंसर। तो ए सही स्टेटमेंट है। तो आर्टिकल 153 से 167 में क्या दिया गया है? स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, जो कि पार्ट 6 में है, ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो किसको एडवाइस करता है? गवर्नर को एडवाइस करेगा। और इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये सभी क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, जिसमें से जो गवर्नर है, गवर्नर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, मतलब नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव, जिस तरीके से प्रेसिडेंट होता है सेंटर में, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भी गवर्नर है, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड वो होता है। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है गवर्नर से रिलेटेड, वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। बाद क्या हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है। सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ये एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड गवर्नर से, तो आप इसको याद रखना। अभी हमने देखा कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर्स आर्टिकल 163 में मेंशन है, दिया गया है कि द गवर्नर इज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट, सिवाय किसके? व्हेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आर्टिकल 163(2) क्या कहता है? इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है किससे रिलेटेड? विदर एनी मैटर which the governor should have or not used his discretion shall be discretion of the governor।
ठीक है? मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये कोई भी स्पेसिफिक मैटर है, वो उस पे गवर्नर डिसीजन ले सकता है या नहीं, अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है या नहीं, तो वो डिसीजन भी डिस्क्रिशनरी पावर को से रिलेटेड वो भी गवर्नर का ही डिसीजन होता है, ठीक है? इस तरीके से थोड़ी-सी एक्सटेंसिव पावर ज़्यादा गवर्नर को मिली होती है इस केस में, इसीलिए ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, न्यूज़ में भी हमेशा रहता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो सिचुएशनल है वो हिडन डिस्क्रिशन होती है, जो कि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। कौन-कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है और कौन सी सिचुएशनल हम इस देखते हैं। सबसे पहला है असेंट टू बिल्स। असेंट टू बिल्स कौन से? स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी बिल पास करती है तो उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नर के पास उसको भेजना पड़ता है, गवर्नर के साइन जब होते हैं तभी वो एक्ट बन पाता है, ठीक है? तो जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अगर जिसमें दोनों हाउस हों, तो जब वो गवर्नर के पास उसकी सहमति के लिए भेजते हैं बिल को, तो गवर्नर की ये विवेकाधिकार होता है, गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो उस बिल पर अपनी सहमति दे या ना दे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है? तो असेंट टू बिल्स जो कि आर्टिकल 200 में दिया गया है, वो गवर्नर के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पेपर में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, तो आपको ये सभी याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा है रिजर्वेशन ऑफ बिल्स। रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201 में दिया गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर के पास भेजेंगी उसके सिग्नेचर के लिए ताकि एक्ट बन सके कोई भी बिल, और गवर्नर के पास अब ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उस बिल को रिजर्व रख सके, किस लिए? कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रख सकता है, ये वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना कंसिडरेशन दे दे तो तब वो फिर गवर्नर किसको अलाउ करेगा, अपने साइन करेगा फिर उस बिल पर ताकि वो एक्ट बन सके, ठीक है? तो रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 201 में जो दिया गया है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में डिस्क्रिशनरी पावर में आता है गवर्नर की। फिर है रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। किसी राज्य में अगर सरकारी मशीनरी खराब हो गई है या फिर मतलब अगर गवर्नर को ऐसा लगे कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के जो अकॉर्डिंग है वो नहीं चल रही है, तो गवर्नर राष्ट्रपति को ऐसा बोल सकता है, गवर्नर प्रेसिडेंट को ऐसा बोल सकता है कि वो राज्य में, स्टेट में क्या लगाए? प्रेसिडेंट रूल लगाए, ठीक है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है गवर्नर की, जो कि आर्टिकल 356 में दी गई है। व्हाइल एक्सरसाइज व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, ये हमने देख लिया। फिर है डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा and Mizoram to an autonomous tribal district councils as royalty accruing from licenses for mineral exploration। देखो, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की गवर्नमेंट है, उनको ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को रॉयल्टी देनी पड़ती है, किसके बदले? मिनरल एक्सप्लोरेशन के बदले, ठीक है? और वो रॉयल्टी की अमाउंट कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा गवर्नर, ठीक है? तो ये गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, आप इसको याद रखना। फिर है सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है या फिर गवर्नर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, किससे? चीफ मिनिस्टर से, तो ये भी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है? तो ये भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर कट मेजोरिटी। अगर इलेक्शंस के बाद किसी भी पार्टी की, मान लो पार्टी ए है, बी, सी, और किसी भी पार्टी की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो ये गवर्नर अपनी सिचुएशन डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है और किसी को भी चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है, ठीक है? और या फिर अगर चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली, अगर उसकी मृत्यु हो गई हो और कोई भी सक्सेसर ना दिखता हो, तो तब भी वो अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर का यूज करके सीएम को नियुक्त कर सकता है गवर्नर।
दूसरा है डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस, जब मंत्री परिषद जो है वो अपना विश्वास प्रूव नहीं कर पा रही हो तो तब भी। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। आर्टिकल 371 ए टू जे, ये किससे रिलेटेड है? ये स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड है। जब भी कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है तो उससे रिलेटेड अगर कोई निर्णय लेना है तो तब भी गवर्नर अपने सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूरा ही ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है सोशलिज्म के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है सोशलिस्ट एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो समाजवादी होते हैं वो समाज का विश्लेषण आय वितरण के आधार पर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है यह समुदाय या समाज की केंद्रीयता पर बल देता है। इट एम्फेसाइजेस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, मतलब ये कम्युनिटी को ही ध्यान में रखता है ज्यादा समाजवाद। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये समाज पर, समाज के लोगों पर, पूरी कम्युनिटी पर, उसी पर फोकस कर सकता है, उसी को सेंटर में लेकर चलता है। थर्ड स्टेटमेंट है सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिविजन्स, मतलब वर्ग विभाजन इन सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयरफॉर इररिडीमेबल। समाजवादी यह विश्वास करते हैं कि समाज में वर्ग विभाजन यथार्थता यानी कि वास्तविकता है और इसलिए यह अप्रतिकार योग्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। समाजवाद का विश्वास है कि सामग्री लाभ आवश्यकता के अनुसार वितरित होनी चाहिए। इट बिलीव्स दैट material benefits should be distributed on the basis of need, मतलब जिसको जितनी आवश्यकता हो उसको उतना ही प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। समाजवाद के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पे जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही जो संसाधन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है। ठीक है, तो सी इज द राइट स्टेटमेंट। सोशलिज्म इज ए लेफ्ट विंग पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक फिलोसफी जिसमें क्या है सोशल ओनरशिप पर फोकस किया जाता है। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी प्रोडक्शन के साधन है, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कुछ भी है, उस सभी पर सोशल ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। बल्कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि वो प्राइवेट मतलब लोगों के हाथ में होते हैं, निजी लोगों के हाथ में, उस पर पूरे समाज का, पूरी कम्युनिटी का राइट नहीं। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिसमें डेमोक्रेसीज दी गई हैं, डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दी गई हैं और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन या फिर एम बताया गया है। तो हमें इसको सही से स्टेटमेंट लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। सबसे पहला है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड है कुछ भी एक्सप्लेनेशन दी है उसको पढ़ना चाहिए और फिर उसको मैच करके देखना चाहिए कि वो मैच हो रही है या फिर नहीं। पहला है पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बाय अ प्रिविलेज्ड फ्यू, कि सत्ता का प्रयोग सदैव कुछ विशेषाधिकृतों द्वारा किया जाता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं और उनके द्वारा ही सत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल, यानी कि मतलब डी का वन करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज, व्यक्तिगत या फिर व्यक्तिक क्षमताओं का उच्चतम और सुसंगत विकास। तो इसके नाम से ये दिख रहा है कि ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का एग्जांपल है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। फिर है सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ऑनरशिप ऑफ वेल्थ, संपत्ति के समस्वामित्व के माध्यम से सामाजिक साम्य या फिर समानता। ये एक्सप्लेनेशन है पीपल्स डेमोक्रेसी की। इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन में डिटेल से देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। फिर है कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स
मतलब कुछ ग्रुप्स की कैपेसिटी, एक ग्रुप की बात यहाँ पे नहीं है, ग्रुप्स बोला गया है, मतलब कई ग्रुप्स हो सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू एंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, कि कुछ ग्रुप्स हैं और उनकी कितनी कैपेसिटी है कि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिवनेस को या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग पावर को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको, उसकी कैपेसिटी यहाँ पे बताया गया है। तो ये है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इस तरह से 4 का जो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है उसका ये 4, और बी का है 3rd, सी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी दूसरी स्टेटमेंट, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी के लिए 1, मतलब 4 3 2 1, 4 3 4 3 2 1। तो पहली स्टेटमेंट इससे सही आंसर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया था। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी हमने देखा, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमने देखे, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की क्या क्या पावर होती है, इनकी पावर किसको इन्फ्लुएंस करने की, गवर्नमेंट को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की। ध्यान रखना यहाँ पे किसी एक ग्रुप के बारे में नहीं बोला है, अगर कोई एक ग्रुप हो जाता तो वो लेटेस्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होता, लेकिन यहाँ पे प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। देखो ग्रुप ए क्या हो सकता है, ग्रुप ए हो सकता है वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है, कि वो वुमेन वेलफेयर को ज्यादा ध्यान में रखता हो, बी SC STs को, और सी जो है चिल्ड्रन को, चिल्ड्रंस के राइट को ध्यान में रख सकता है। तो ये सभी मिलकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, वो प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। तो अ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी डिस्क्राइब्स अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर देयर इज अ मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। इट इज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच नो वन ग्रुप डोमिनेट्स पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स compete with each other to influence policy। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स भी इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। और ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखना कि प्लूरलिज्म जो है वो विदाउट डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म दोनों साथ हों। दूसरा है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग पावर्स को। हालांकि इसमें भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं इन पॉलिसी डिसीजंस को, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, डिसीजन मेकिंग पावर में। डिसीजन जब भी सरकार लेगी, जब भी नीतियां बनाएगी, तो सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे नीतियां बनाने में। लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करेगा, जो पॉलिटिशियंस है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर उसमें भी करेंगे तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको जरूर याद रखना। इट एम्फेसाइजेस द ब्रॉड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। इन अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी citizens can influence policy decisions but do not make them। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने अभी देखा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, इसमें डायरेक्टली सिटीजन्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। पीपल्स डेमोक्रेसी जो हमारे क्वेश्चंस में भी दी गई थी, जैसे कि क्लासेस सच एज पीजेंट्री हो गया, बुर्जुआज वर्ग हो गए, ये अगर इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को सरकार के, तो वो पीपल्स डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि हम इंडिपेंडेंस से पहले देख सकते हैं बहुत सारे पीजेंट्स ग्रुप होते थे, किसानों के आंदोलन भी होते थे, तो वो मिलकर किसानों का आंदोलन अलग से, शिक्षक वर्ग अलग से, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करते थे डिसीजन मेकिंग पावर को ब्रिटिश सरकार के, ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो वो पीपल्स डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल था। एलिटिस्ट डेमोक्रेसी में इसमें एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वो इम्पैक्ट करता है, जो कि वेल्दी और वेल एजुकेटेड पीपल हो सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग पावर को इम्पैक्ट अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी है, ये कॉन्सेप्ट दिया था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, ठीक है। और यहाँ पे हम इलेक्टोरल कॉलेजेस का एक एग्जांपल है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि कुछ इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे इंडिया के केस में राज्यसभा से
और लोकसभा से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स इनके पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप हो गया, ठीक है, जो कि एक इतने बड़ी पोस्ट को, प्रेसिडेंट की पोस्ट को, उसको ये इलेक्ट करता है, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इसमें होते हैं, तो वो एक एलिटिस्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने अगेन इस क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपके किसी और पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। तो आप इसको अच्छे से, अगर समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा देखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू सेंसर मोशन इज नॉट करेक्ट। सेंसर मोशन मतलब निंदा प्रस्ताव के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है वाली स्टेटमेंट पूछी है। अभी निंदा प्रस्ताव होता क्या है? देखो, निंदा प्रस्ताव इसके नाम से ही दिख रहा है, निंदा करना। अब किसकी निंदा हो सकती है? यहाँ पे गवर्नमेंट की हो सकती है, मतलब जो पार्टी सत्ता में है उसके मेंबर्स की, उसकी निंदा हो सकती है। अब ये निंदा प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो सत्ता में है वो तो लाएगी नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ ये लाया जा सकता है कि इसके द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा, या फिर कोई भी और पार्टी जो कि सत्ता में नहीं है उसके मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, मतलब जिस भी सदन में ये लाया जाता है उसकी अनुमति लेना आवश्यक है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा, द गवर्नमेंट, सरकार, इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब किसके खिलाफ ये लाया जा सकता है? द स्पीकर, द स्पीकर डिसाइड्स विदर द मोशन इज इन ऑर्डर। मतलब स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है वो नियमानुकूल नियमानुकूल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसे लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है, ये स्टेटमेंट सही है। जिस भी सदन में ये लाया जाएगा उसकी अनुमति लेनी जरूरी है। दूसरा, द गवर्नमेंट फ्री है इसकी डेट और टाइम डिसाइड करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप इसको अंदाजे से भी गलत कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाएगा। अगर गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि उसकी टाइम और डेट को फिक्स करे, तो सरकार तो इसको कभी लाने ही नहीं देगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऐसा ही गलत हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये किस किस के खिलाफ लाया जा सकता है? तो देखो, निंदा प्रस्ताव एक इंडिविजुअल के खिलाफ भी लाया जा सकता है, जो पार्टी, गवर्नमेंट का जो मेंबर हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी इसको लाया जा सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी इसको लाया जा सकता है, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी इसको लाया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम अविश्वास प्रस्ताव को देखें, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर डूबेगा। ठीक है, तो वो अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। जबकि निंदा प्रस्ताव यानी कि सेंसर मोशन के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर सेंसर मोशन लाया जाता है तो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है और वो पास हो जाता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, और अगर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है तो हो सकता है कि उन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ सके। लेकिन अगर एक वो सिंगल इंडिविजुअल के खिलाफ लाया जाता है तो तब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा है, इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या ये पूरी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है? तो हाँ, वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध लाया जा सकता है। दोनों ही लाए जा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव भी और निंदा प्रस्ताव भी। फिर प्रस्ताव के नियमानुकूल होने का निर्णय स्पीकर द्वारा लिया जाता है, तो अगेन ये स्टेटमेंट सही है। स्पीकर डिसाइड करेगा क्या ये नियमानुकूल है या नहीं है, क्या ये नियमानुकूल है या फिर नहीं है। तो बी इज द राइट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। इट शुड स्टेट द रीजंस, यहाँ पे रीजन देना जरूरी है फॉर इट्स एडप्शन, जो कि नो कॉन्फिडेंस के मोशन में जरूरी नहीं है रीजन देना। फिर इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के भी और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जाता है? एंटायरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है,
सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जाता है, और अगर ये पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ता है। इट इज मोड फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड सेक्शंस। मतलब क्यों लाया जाता है ये निंदा प्रस्ताव, कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर कोई स्पेसिफिक एक मिनिस्टर हो गया इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके कामों की निंदा करने के लिए कि ठीक है उन्होंने ये काम अच्छा नहीं किया है, और इस तरीके से लाया जाता है ये। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा अविश्वास, सरकार में अविश्वास को जाहिर करने के लिए कि हमें सरकार में अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें विश्वास नहीं है, इसलिए प्रस्ताव लाया जाता है। इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा, अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और वो पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन मनी बिल से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ अ मनी बिल। नॉट पूछा गया है, कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अ डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर नहीं डेप्यूटी स्पीकर, कैन ऑल्सो सर्टिफाई अ मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉलिंग वैकेंट, मतलब जब स्पीकर का पद रिक्त हो तो उसके केस में जो डिप्टी स्पीकर है वो इस निर्णय को लेगा कि धन विधेयक को वो प्रमाणित करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब स्पीकर नहीं होता है अपने पद पर या फिर उसकी पोस्ट वैकेंट होती है तो डिप्टी स्पीकर वो सभी डिसीजन ले सकता है और सभी काम करता है जो कि स्पीकर के होते हैं। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर ऐसा कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है अ स्पीकर्स अथॉरिटी इज फाइनल एज टू वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, मतलब कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा, ये लेगा स्पीकर। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है इट कैन बी रेफर्ड टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द टू हाउसेस, गलत स्टेटमेंट। इसमें पूछा है कि जब भी मनी बिल अगर पास नहीं होता है तो दोनों जो हाउस हैं उनकी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है, संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मनी बिल, इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल जस्टिस से रिलेटेड। द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट, जो सामाजिक न्याय का विचार है उसके लिए क्या आवश्यक है। पहला है इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपातिकता के सिद्धांत में समान व्यवहार जोड़ा जाए। नेक्स्ट है ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब सभी व्यक्तियों को उचित तथा समान महत्व दिया जाए। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसकेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकताओं को मान्यता देने के लिए व्यवहार की समानता से आगे बढ़ा जाए। तो सामाजिक न्याय के विचार के बारे में पूछा गया है जिसमें सभी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही हैं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अगेन अटॉर्नी जनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से यूपीएससी अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछता रहता है। अभी जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है 2022 का, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है। पहला है द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि कोई भी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल जो बनेगा तो उसके पास एक योग्यता होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। सो द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सही स्टेटमेंट है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है ही और सी एंजॉयज राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया,
मतलब उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो एक अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों में अगर उनकी कार्यवाही चल रही है तो वहां पे भी वो बैठ सकता है, सुन सुन सकता है। ठीक है? खाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं। ही या सी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगेन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। ही या सी रिसीव्स रेम्युनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा वही उसको रेम्युनरेशन मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट अगेन सही है। तो स्टेटमेंट जो बी है वो सही नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, एक चीज देखो कि वो जो अपने पद पर बना रहेगा वो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, और जो उसको रेम्युनरेशन देना से रिलेटेड है वो भी प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का जिक्र नहीं है, पार्लियामेंट से संबंधित ये चीजें नहीं है, आप इसको याद रखें। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संविधान के जो आर्टिकल 76 है उसमें मेंशन किया गया है, और 3 साल तक इसकी टर्म होती है। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट जो सैलरी एंड टर्म ऑफ सर्विसेज हैं वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, नॉट दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके समान इसकी सैलरी नहीं होगी, लेकिन क्वालिफिकेशन वैसे ही होंगी। ठीक है? एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है? अगला क्वेश्चन पंचायत से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट इन रिलेशन टू द पंचायत? पंचायत के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है। पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला है, ओनली द पार्लियामेंट में एंडो पंचायत विद पावर्स एंड अथॉरिटी। मतलब जो पार्लियामेंट होती है सिर्फ वही पंचायत को, यानी कि हम लोकल गवर्नमेंट्स भी बोल सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनको पावर देती है। केवल संसद ही पंचायतों को शक्ति और प्राधिकार संपन्न बना सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट के पास, सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उनके पास भी होती है। तो हम फर्स्ट जहाँ पे भी स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये दो तो होंगे नहीं, इन दो में से कोई आंसर होगा। बी को देखते हैं। अ स्टेट में डेवलप पावर्स टू पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं बनाने में राज्य पंचायतों को शक्तियां न्यायगत कर सकता है। तो सही स्टेटमेंट है। राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों को शक्तियां न्यायगत कर सकता है। अगेन स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही स्टेटमेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर होती है। तो सी इज द राइट स्टेटमेंट। मतलब प्लान की प्रिपरेशन के लिए भी और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी स्कीम्स को वो इन्हें पावर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है कि भारत की संघ सरकार की शक्तियों के संबंध में, संघ सरकार के बारे में पूछा है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, उसके बारे में कौन से कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दी गई है। पहला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may undertake legislative functions of a territory outside of India by agreement with the government of that territory। मतलब भारत सरकार भारत के बाहर के किसी राज्य क्षेत्र के विधायी कार्यों को, मतलब भारत के बाहर का कोई भी राज्य क्षेत्र है उसके विधायी कार्यों को उस राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता करके अपने हाथों में ले सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट may not entrust a state government with functions over matters where executive power of the union extends। मतलब संघ सरकार किसी राज्य सरकार को उन मामलों में कार्य सौंप नहीं सकती जहां संघ की कार्यकारी शक्तियां प्रभावी हैं। ठीक है? फिर द यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मिलिट्री इंपोर्टेंस। मतलब संघ सरकार सैन्य या फिर सामरिक महत्व के संचार के साधनों के निर्माण
रखरखाव के लिए राज्यों को क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है। फिर द गवर्नर में विद कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया entrust its officers with functions on matters with which fall within the executive power of the state। मतलब राज्यपाल भारत सरकार की अनुमति से उसके अधिकारियों को ऐसे कार्य सौंप सकते हैं जो राज्य की कार्य शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो पहले स्टेटमेंट डी को ही देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राज्यपाल उसके अधिकारियों को ऐसा जो राज्य की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उनको सौंप सकता है। संघ सरकार सैन्य सामरिक महत्व के संचार के साधनों के निर्माण के लिए, मतलब जो कि डिफेंस के लिए जरूरी है, उसके लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो मिलिट्री इंपोर्टेंस के लिए जरूरी है, तो वो कार्य सौंप सकती है। फिर द यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट एंट्रस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट विद फंक्शंस ओवर मैटर्स वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट एक ये गलत स्टेटमेंट है। भारत सरकार ऐसे भारत के बाहर के किसी राज्य क्षेत्र के विधायी कार्यों को उस राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता करके अपने हाथों में नहीं ले सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है, तो ए इज द राइट स्टेटमेंट। फिर है एज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सही है पूछा है यहाँ पे अब की बार। पहला है ओनली पार्लियामेंट, मतलब सिर्फ संसद के पास हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है, हमें पता है हमारी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ जो संघ सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो निर्णय ले सकती है। स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट, और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों ही, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी, दोनों ही इस पर डिसीजन ले सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं है। दूसरा है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। मतलब कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए हैं उन पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकती हैं, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सी और डी को भी देख लेते हैं। अ लेजिस्लेशन मेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट, मतलब जो भी ये कंकरेंट लिस्ट है इसके अंतर्गत जो भी लेजिस्लेशन बना, जो भी कानून बना बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा, शुड बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सो एज टू बिकम अ लॉ ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है इस रिलेटेड, तो जरूरी नहीं है कि उसे राज्यों से अनुमति लेने की आवश्यकता हो। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज अंडर कंकरेंट लिस्ट। अगेन गलत स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट बी इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 246 से रिलेटेड ये है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 59 दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में और 52 हैं कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगेन स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है। Which of the following statements regarding passing a law under the state list is are correct? पहली स्टेटमेंट है इवन इन द स्पेयर स्टेट लिस्ट, जो कि अभी हमने देखा, एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द स्टेट्स, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब राज्यों के लिए जो अनन्य रूप से आरक्षित क्षेत्र है जो राज्य सूची में है, उन पर कतिपय परिस्थितियों में भी संसद संविधान बना सकती है। मतलब वैसे तो स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं तो राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन कई बार कई स्थितियां ऐसी होती हैं जब संसद भी उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसमें क्या होता है, जब भी स्टेट लिस्ट के विषयों पर जब भी यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाएगी, तो उसमें क्या होगी, राज्यसभा
राज्यसभा के पास ऐसी पावर होती है ना, शक्तियां होती है जो जिसकी अनुमति से फिर पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। दूसरी स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी परिस्थिति में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून नहीं बना सकते, तो स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरी स्टेटमेंट जहाँ पे भी हम उसको काट देते हैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 of the members present and voting is required to be passed by the Rajya Sabha to pass a law under the state list। जो हमने अभी देखा कि राज्य सूची के अधीन किसी विधि को पारित करने के लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान द्वारा समर्थित संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित होता है। ठीक है, मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी कानून स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर तो राज्यसभा में 2/3 मेंबर की अनुमति जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका लिया जाना आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से 82 का केवल 1 और 3 मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। तो एक स्पेशल पावर होती है राज्यसभा के पास जो कि अभी हमने देखा कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो सदस्य हैं उनकी अनुमति आवश्यक है। तो ये स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास जो कि लोकसभा के पास नहीं है। आर्टिकल 249 में इसको दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां होती हैं उससे रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज आर करेक्ट। अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला है प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस विच आर ऑफ टेम्पोररी ड्यूरेशन, मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है। ठीक है, और ये टेम्पोरेरी ड्यूरेशन के लिए होते हैं। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 weeks ऑफ इट्स रीअसेंबली, मतलब जब भी प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है तो जब भी अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और अगर पार्लियामेंट जो है वो रीअसेंबली होती है उसकी उसके सदनों की, तो उसमें 6 वीक्स के अंदर अंदर 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको दोबारा से इसको पारित किया जाना, इस पर जो है राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसको पास किया जाना आवश्यक होता है। इसीलिए ये टेम्पोरेरी होता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन इसको पास नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको टेम्पोरेरी ड्यूरेशन इसकी बोला जाता है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा इसको पास कर देते हैं तो वो परमानेंट एक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ से सही है। तो बोथ 1 and 2, सी इज द राइट आंसर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे पूरा इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123 में इसको दिया गया है प्रेसिडेंट की इस पावर को। टेम्पोररी लॉज ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है। वही एक लिमिटेशन को हमने देख ली कि पहले तो ये कि ये सिर्फ तभी लागू किया जा सकता है जब बोथ या तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, दोनों में से कोई भी हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में से कोई भी हाउस जो है, राज्यसभा और लोकसभा में से कोई भी हाउस अगर सेशन में नहीं होता है या फिर उनमें से कोई एक, ओनली वन हाउस इज इन द सेशन और दूसरा नहीं होता है सेशन में, तो तब भी किया जा सकता है। और अगर दोनों ही हाउस सेशन में हो तो तब भी अगर अध्यादेश जारी किया जाए तो वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 333 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर of members that a state legislative assembly may have। भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है किसी राज्य विधानसभा में। तो ये है बी इज द राइट स्टेटमेंट। तो 500 इसका सही उत्तर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज Speaker of the Central Legislative Assembly on 24/8/1925, मतलब कौन सा इनमें से गैर सरकारी सदस्य था केंद्रीय विधानसभा का जो कि स्पीकर निर्वाचित हुआ था।
तो इसका सही आंसर है विठल भाई जे पटेल। विठल भाई जे पटेल है जो कि स्पीकर नियुक्त हुए थे, और जो पहले गैर सरकारी सदस्य थे। गैर सरकारी कौन से, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके सदस्य जो नहीं थे, ठीक है, तो वो गैर सरकारी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर के बारे में। स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हैं। फिर पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और फिर आपको 4 ऑप्शंस नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। जब भी लोकसभा भंग होती है, बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। जब भी लोकसभा डिसोल्व हो जाती है तो दोनों को, स्पीकर को भी और डेप्यूटी स्पीकर को भी क्या करना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था कि स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर दोनों को भी अपना पद जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट है only deputy speaker vacates his office and speaker shall not vacate his office until immediately before the first sitting of the Lok Sabha after dissolution। मतलब अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि डेप्यूटी स्पीकर तो अपना पद वैकेट कर देता है, लेकिन स्पीकर अपना पद वैकेट नहीं करता है, और जब तक नई जो लोकसभा है उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूछा है कि दोनों ही, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी, दोनों ही अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों अपना पद नहीं छोड़ते हैं, स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता है। पहली स्टेटमेंट की दोनों ही सदन के सदस्य नहीं रह जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। अगर लोकसभा ही भंग होगी तो उसके सदस्य फिर वो कैसे रहेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ठीक है। तो 94 का डी इज द राइट आंसर। केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन से रिलेटेड है। विद रिगार्ड टू पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो पैनल ऑफ चेयरपर्सन कौन सा होता है, चेयरपर्सन कौन, जैसे स्पीकर होता है, अगर स्पीकर ना हो लोकसभा के केस में तो डेप्यूटी जो स्पीकर होता है वो सभी कार्य संभालता है। लेकिन अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं होते हैं तो कौन जो चेयरमैन है उसके रूप में काम करता है। तो इसके लिए जो स्पीकर है वो, या फिर पूरे ही जो सदन है लोकसभा, उसमें 10 मेंबर्स के पैनल को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जिसमें से अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही ना हो तो कोई भी एक जो है वो प्रिसाइड करेगा सदन को। तो उस पैनल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ड्रॉन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली। जो ये 10 व्यक्तियों का ये जो पैनल बनेगा वो सिर्फ सत्ता जो में जो पार्टी है उससे रिलेटेड ये सभी व्यक्ति होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ रूलिंग पार्टी से नहीं होते ये, जो अपोजिशन पार्टी है उससे भी हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, मतलब जो 10 व्यक्तियों का जो ये पैनल होता है, इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। सभापति का पैनल विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया जाता है। मतलब नॉमिनेट कौन करता है इनको, तो इनको नॉमिनेट भी स्पीकर ही करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नॉमिनेट करे जाएंगे। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्पीकर इनको नॉमिनेट करता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ देम, वो 10 मेंबर्स उसमें होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। एंड वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, प्रिसाइड्स ओवर द हाउस व्हेन बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर नॉट देयर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो इन 10 में से कोई भी एक व्यक्ति प्रिसाइड करेगा सदन को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और 10 इसमें मेंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट जो सी है वो सही है, 95 का सी इज द राइट आंसर। तो हमने देख लिया कि जो अंडर द रूल्स ऑफ द लोकसभा जो स्पीकर है वो क्या करेगा, वो नॉमिनेट करेगा अमंगेस्ट द मेंबर्स, इसके सभी मेंबर्स में से। वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं और अपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं, ठीक है। और नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, 10 से ज्यादा इनकी संख्या नहीं होगी।
और एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड, वो इनमें से 10 में से कोई भी एक प्रिसाइड करेगा जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे, और ही हैज अ सेम पावर, उनको सेम पावर होगी जैसे कि एक चेयरमैन को होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ मेंबर गिवन नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस्ड टू द, मतलब लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको पद से हटाने के लिए, अगर कोई भी जैसे स्पीकर के पद पर है लोकसभा में, अगर उनको हटाना है तो किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली संकल्प की सूचना किसे संबोधित होनी चाहिए, तो वो किसको संबोधित करके स्पीकर को हटाने से रिलेटेड अगर वो कोई संकल्प देता है, नोटिस देता है, तो वो किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष ऑफ लोकसभा मतलब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। देखो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, प्रेसिडेंट तो इसीलिए क्योंकि प्रेसिडेंट इसका पार्ट भी नहीं होता है सदन का लोकसभा का, और प्राइम मिनिस्टर भी इसका आंसर नहीं है, तो डेप्यूटी स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल में से कोई एक हो सकता है, तो सेक्रेटरी जनरल इसका सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। देखो जो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों ही सदन चाहे वो राज्यसभा है या फिर लोकसभा, दोनों का सेक्रेटेरिएट अपना अपना होता है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ इट्स ओन, तो देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ ऑफ द हाउसेस। ठीक है, और इनमें से जो सेक्रेटेरिएट होता है, देयर रिक्रूटमेंट और जो सर्विस कंडीशन होते हैं वो पार्लियामेंट ही रेगुलेट करती है। और अगर, और जो ये सेक्रेटेरिएट होते हैं उनको हेड कौन करता है, उनको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, जो अभी हमने देखा ऊपर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये वही सेक्रेटरी जनरल है, और ही इज अ परमानेंट ऑफिसर एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का उसके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है दोनों ही हाउसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी इज करेक्ट, जो लोक लेखा समिति है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, सही है पूछा गया है। पहला है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। It consists of 20 members from Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha. The term of members of Public Account Committee is 5 years. इसकी term 5 years होती है. And Finance Minister is the chairperson of the Public Account Committee. तो इसका सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए। यह लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। देखेंगे इसको कैसे। देखो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती हैं वो 4 टाइप की होती है, फाइनेंशियल कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटी, एडहोक या फिर सेलेक्ट कमेटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। और फाइनेंशियल कमेटी का ही एक पार्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अभी हमने देखा। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें से उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मिनिस्टर नॉट पार्ट ऑफ दीज। जो फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं जिनमें फर्दर 3 है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड अंडरटेकिंग्स है वो कमेटी, मिनिस्टर इनका पार्ट नहीं होता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर है टोटल, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इनकी टर्म क्या होती है 1 साल, और क्वेश्चन में क्या पूछा था 5 साल। और मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट है उसके द्वारा होते हैं, और स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरमैन को। ठीक है, स्पीकर अपॉइंट चेयरमैन फ्रॉम लोकसभा, फ्रॉम अपोजिशन कन्वेंशन, कन्वेंशन में ऐसा करा गया है कि अपोजिशन से ही इसका जो चेयरमैन है वो होगा। और स्पीकर ऑफ लोकसभा टेबल्स इट्स रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट। और ये जो कमेटी थी पहली बार फर्स्ट सेटअप इन 1921 में करी गई थी और हाल ही में इसके 100 साल पूरे हुए हैं। तो अंडर प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के तहत इसको बनाया गया था। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ये करती है, मतलब जो कैग की रिपोर्ट होती है, उस कैग जो अपनी रिपोर्ट देता है उनको ये एनालाइज करती है, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा इज या आर करेक्ट। लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड, अध्यक्ष से रिलेटेड कौन से कथन सही हैं। The election
of the Speaker of Lok Sabha is conducted by the Election Commission of India. The Speaker, on assuming his office, is not required to make and subscribe oath or affirmation. The Speaker does not exercise a casting vote in case of equality of votes. पहला स्टेटमेंट है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही वही अपने में से जितने भी उसके मेंबर हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर चुनते हैं। ठीक है? मतलब कोई इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई योगदान नहीं होता है इसके इलेक्शंस के लिए। दूसरा है द स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सब्सक्राइब ऑथ और अफर्मेशन। मतलब जो भी यहाँ पे स्पीकर चुना जाता है इन मेंबर्स में से वो कोई अपने स्पीकर के पद के लिए कोई ओथ और अफर्मेशन नहीं लेता है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट को हम काट देते हैं। फिर है द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, कि वो कोई कास्टिंग वोट एक्सरसाइज नहीं करता है इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। मतलब जैसे सदन में अगर मान लो 120 जो मेंबर्स हैं वो वोट डाल रहे हैं और उनमें से 60 एक साइड हो जाते हैं और 60 एक साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, मतलब इक्वलिटी हो गई यहाँ पे, इस केस में स्पीकर को कोई राइट नहीं होता है कि वो कास्टिंग वोट डाले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि स्पीकर सिर्फ कास्टिंग वोट ही डाल सकता है। मतलब जब टाई होता है और दोनों बराबर होते हैं तो तभी स्पीकर वोट डाल सकता है और जिस भी साइड स्पीकर वोट डालेगा तो उसी के फेवर में वोट फिर जाएगा। ठीक है? वही जो बिल होगा वो पास माना जाएगा। तो स्पीकर को कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है, वो कोई अलग से ऐसे एज ए मेंबर ऐसे वोट नहीं डाल सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो थर्ड को भी हम काट देंगे। तो सही स्टेटमेंट क्या है? ए इज द राइट आंसर। सिर्फ जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। तो स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको इलेक्ट नहीं करती है, उसके द्वारा इसके इलेक्शंस नहीं होते हैं। फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स में से ही चुना जाता है। और एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग, जितना जल्द हो सके इसकी पहली मीटिंग के बाद इसका चयन हो जाता है। द डेट ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन किस डेट को होंगे वो कौन फिक्स करेगा? द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उसको फिक्स करेगा। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, वही हमने देखा कि जब 60-60 दोनों साइड हो गए तो फर्स्ट इंस्टांस में 60-60 में जब वोट करी थी तो उसमें स्पीकर की कोई वोट नहीं थी। अगर ये इक्वलिटी होगी तो तभी कास्टिंग वोट डालेगा स्पीकर। ठीक है? इट डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस, फर्स्ट इंस्टांस मतलब इस वाले में यहाँ पे वोट नहीं डालेगा। बट ही कैन एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई, टाई होने के केस में वो कास्टिंग वोट डाल सकता है। इन अदर वर्ड्स ओनली व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली on any question, the speaker is entitled to vote and such vote is called casting vote। ठीक है? and its purpose is to resolve a deadlock। अगर deadlock की स्थिति आ जाती है तो तभी स्पीकर अपनी वोट डालते हैं, जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा थी उसका अध्यक्ष कौन था? देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो 1946 की या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। कोई शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष। तो यहाँ पे हमने जो 2020 में पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस आए थे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, उनको हमने अच्छे से देखा है। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं और टॉपिक्स पर। ठीक है? तो और टॉपिक को आप डिटेल में देखने के लिए हमारी वेबसाइट futuresite.link पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।